नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना केसेस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन याद रखिए कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसके कई मामले देश में सामने आए हैं। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की पवन शर्मा की खबर है कि बीती रात करीब 2 बजे जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में एक हल्का ब्लास्ट हुआ है, जिसकी जानकारी मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां धमाके की जांच में जुट गई। सुरक्षा एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तो न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है, रात के समय जम्मू एयरपोर्ट पर ब्लास्ट होता है और टेक्निकल एरिया में यह ब्लास्ट हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट, जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका है, इस मामले में 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। कल हमने देखा जम्मू से 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद रात के वक्त ये धमाका होता है। क्या ये इंटरनल ब्लास्ट था या फिर किसी साजिश के तहत किया गया था, इसकी जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन अभी अपडेट ये है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रात लगभग 1:40 पर इंटरनल एरिया में ये धमाका होता है। हालांकि ये हल्का ब्लास्ट था, लेकिन क्या जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और फिर ये टेक्निकल ब्लास्ट, इन दोनों के बीच में कोई जुड़ाव है? इसी का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल ये खड़ा होता है कि धमाके के पीछे किसकी साजिश है। तो न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है, आप तस्वीरें देखिए। जम्मू में एयरपोर्ट पर टेक्निकल एरिया में धमाका होता है। रात के वक्त लगभग 1:40 का वक्त था। 2 धमाके होते हैं। अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। जम्मू एयरपोर्ट सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका। तजिंदर हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। तजिंदर, कल जम्मू से 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है और रात के वक्त 2 छोटे धमाके जम्मू एयरपोर्ट पर। क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई जुड़ाव नजर आता है? देखिए, अभी कुछ भी कहना इस मामले में बहुत जल्दी होगी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अंदर जांच कर रही हैं। कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कल देर रात लगभग 2 आतंकी जो हैं वो जम्मू में से हिरासत में लिए गए। उनमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का हार्डकोर आतंकी है और लगभग 5 किलो के करीब आईडी भी उनसे बरामद हुई। उसके बाद लगभग रात को 1:40 के करीब ये जो जम्मू का एयरपोर्ट है, जो एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पर इसे टेक्निकल एरिया ऑफ द जम्मू एयरपोर्ट भी कहा जाता है, यहाँ पर 1:40 पे लगातार 2 धमाके होते हैं। वो धमाके इतने ज़बरदस्त, इतने ज़ोर के थे कि लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में उनकी आवाज़ सुनाई गई, उन्हें महसूस किया गया। अभी सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी आया है, उन्होंने माना है कि धमाका जो है वो देर रात गए यहाँ पर टेक्निकल एयरपोर्ट जो है यहाँ पर हुआ है और उनका ये कहना है कि इस धमाके में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये जो टेक्निकल एयरपोर्ट है, ये जम्मू का एक एयरफोर्स स्टेशन है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के सारे एसेट्स, जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए रखे गए हैं, वो यहाँ पर स्टेशन है। और रात को लगभग 1:45 के करीब ये जो धमाके हुए, ये एक बहुत बड़ा एक कॉज ऑफ बिल्कुल कंसर्न है। तजिंदर, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए। और जो आपने बताया ये टेक्निकल एयरपोर्ट है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है, वहां पर रात के वक्त 2 छोटे धमाके होते हैं। क्या ये इंटरनल धमाका भी हो सकता है? शुरुआती जानकारी सुरक्षा एजेंसियों या फिर पुलिस ने दी है? देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है, अभी एयरफोर्स या जम्मू कश्मीर पुलिस ने किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं किया है। ये आतंकी हमला भी हो सकता है। इवन अभी तक एयरफोर्स ने ये भी नहीं बताया कि ये जो धमाके हुए हैं इनका नेचर क्या था। क्या ये हवा में से दागे गए, क्या ये वहाँ प्लांट किए गए थे? उनका ये कहना है कि ये जांच का विषय है और जांच जो है वो देर रात गए ही शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बम डिस्पोजल स्क्वाड, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम्स अंदर जा चुकी थी, उन्होंने सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। तो अभी तक
किसी भी चीज़ को सुरक्षा एजेंसियां रूल आउट नहीं कर रही हैं। उनका ये कहना है कि जो जांच है वो शुरू हो गई है। अभी कुछ देर पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने ये माना है कि धमाके हुए हैं रात को लगभग 1:40 के करीब यहाँ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। तजिंदर, जो दो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, कहां से वो पकड़े गए हैं, उन्होंने क्या पूछताछ में सहयोग किया है? देखिए, ये जो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये टेक्निकल एयरपोर्ट के साथ सटा हुआ इलाका है जिसे सतवारी कहा जाता है। वहाँ से कुछ ही देर पहले इन 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी इन लोगों की पूछताछ जारी है। अभी पुलिस की तरफ से या सूत्रों की तरफ से उस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन ये पुख्ता जानकारी मिली है कि 2 संदिग्धों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि अभी पुलिस ये नहीं कह रही कि उन जो संदिग्धों को उठाया गया है उनका क्या रोल है, किस तरह से। ठीक है तजिंदर, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट में रात 1:40 पर 2 धमाके होते हैं और रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब से कुछ देर पहले बयान आया है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जांच जारी है। 2 संदिग्धों से पूछताछ भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। ये जवान वहां अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। कार वहां आई और उसमें सवार आतंकवादियों ने जवानों की तरफ ग्रेनेड उछाल दिया। हमला होने के साथ वहां जोरदार धमाका हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी वीडियो में कई लोग उस भीड़भाड़ वाली सड़क से गुजरते दिखे। सुरक्षा के लिए वहां सीआरपीएफ के जवान भी तैनात थे। तभी एक कार वहां पहुंची, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि एक मोटरसाइकिल वाला भी उसकी चपेट में आ गया और सड़क पर गिर पड़ा। वहां से गुजर रही एक महिला भी धमाके की चपेट में आ गई। हालांकि वहां तैनात जवान पूरी तरह मुस्तैद थे और उन्होंने वक्त रहते खुद को इस हमले से बचा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान पर एक अहम बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों ने पीएम को जानकारी दी कि पिछले 6 दिनों में देश भर में 3,77,00,000 वैक्सीन लगाई गई, जिस पर पीएम ने संतोष जताया और कहा कि यह रफ्तार जारी रहनी चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने वैक्सीन की सप्लाई और उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी और यह भी बताया कि आने वाले महीनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार में काफी तेजी आएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह कहा कि दिसंबर 2021 तक देश में सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र ने वैक्सीन नीति का बचाव करते हुए कहा कि राज्यों की अपील पर ही उन्हें सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीदने का मौका दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कोरोना की रोकथाम के उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी थी। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ सूबे के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस बीच पीएम मोदी ने अयोध्या में होने वाले विकास कार्यों की विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ भविष्य की अयोध्या पर एक प्रेजेंटेशन भी देखी। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट के तहत अयोध्या के विकास का जो रोड मैप तैयार किया गया है वो अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। अयोध्या पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग। मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। पीएम मोदी ने देखा अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट। अयोध्या यानी जिसे हराया न जा सके, अयोध्या यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी, अयोध्या यानी भारत की आध्यात्मिक कर्मभूमि।
शनिवार को प्रधानमंत्री ने अयोध्या के विकास मॉडल के रोड मैप यानी अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट पर एक अहम बैठक की। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में पीएम मोदी ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। न्यूज 18 इंडिया के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान पीएम मोदी को इन प्रोजेक्ट के डिजिटल मॉडल को दिखाया गया। इतना ही नहीं, बैठक में पीएम को यह भी जानकारी दी गई कि अयोध्या में अब तक कितने विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और किन कामों पर भविष्य में काम होने जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक अयोध्या में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बनाने की तैयारी है और करीब 500 लोगों की राय विजन डॉक्यूमेंट में शामिल की गई है। अयोध्या के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट के तहत जो रोड मैप तैयार किया गया है वो अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। भविष्य की अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मकसद अयोध्या का आधुनिकीकरण करना ही नहीं, बल्कि उसकी कोशिश है कि अयोध्या का पुरातन स्वरूप भी बरकरार रहे। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य की अयोध्या का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। अयोध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेजेंटेशन देखने के बाद पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या एक ऐसा शहर है जो हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में बसा है, इसलिए इसमें परंपराओं की झलक दिखनी चाहिए। अयोध्या आध्यात्मिक शहर है, इसलिए इसका भविष्य का बुनियादी ढांचा ऐसा तैयार होना चाहिए जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के साथ साथ सभी के लिए फायदेमंद हो। आज की बैठक में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, वह अभूतपूर्व है। अयोध्या नाथ भगवान श्री राम ला की जन्मभूमि और वहाँ पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है, और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए, उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिनकी मैं समझता हूं कि अभी तुरंत चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है जो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी के बाद के बीच कभी भी कोई अंतर ना हो। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक मोदी ने अयोध्या के विकास में युवाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया है। अयोध्या का विकास इस तरह होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या आने की इच्छा महसूस हो। जिस तरह भगवान राम में लोगों को साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास कार्यों में जन भागीदारी होनी चाहिए, खास तौर से युवाओं की। अयोध्या शहर के विकास में युवाओं के कौशल का लाभ उठाना चाहिए। पीएम ने अयोध्या को ऐसा शहर बताया है जो भारत की सांस्कृतिक चेतना में अंकित है। अयोध्या को उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी सर्वोत्तम परंपराओं और हमारे सर्वोत्तम विकासात्मक परिवर्तनों को प्रकट करना चाहिए। एक ऐसी अयोध्या का निर्माण होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इसमें आम लोगों की भागीदारी, वहां के युवाओं को जोड़ना और अयोध्या के बुनियादी ढांचे में जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से बदल के एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जाए, जहां श्रद्धालु तो राम मंदिर देखने आए लेकिन पर्यटक भी वहां बड़ी संख्या में आए। ये पूरे देश और दुनिया से यही प्रधानमंत्री ने इसी सपने को रखा है अपने इस कार्यक्रम में। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक अयोध्या में प्रदेश के लिए 6 द्वार बनाए जाएंगे। इनमें लखनऊ रोड पर श्री राम द्वार, गोंडा रोड पर लक्ष्मण द्वार, गोरखपुर रोड पर हनुमान द्वार, प्रयागराज रोड पर भरत द्वार, वाराणसी रोड पर जटायु द्वार और रायबरेली रोड पर गरुड़ द्वार। इसके अलावा सरयू नदी के सभी घाटों
और इनके आसपास के सभी इलाकों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या बाईपास से सरयू तक जाने के लिए एक शॉर्टकट सड़क भी बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट में अयोध्या को एक तीर्थ नगरी, हेरिटेज सिटी, सौर शहर, समरस अयोध्या और बतौर स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक भविष्य की अयोध्या के निर्माण के दौरान और उसके बाद यहाँ 4 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और 8 लाख अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अयोध्या हमेशा से भारत की आध्यात्मिक नगरी रही है और बल्कि मैं कहूं तो यह आध्यात्मिक केंद्र रहा है। और निश्चित तौर पर जो हमारी वहां की सरकार से चर्चाएं हुई हैं और जो योजना हमारी हैं, उन सबको मिलकर अयोध्या एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है, आध्यात्मिक राजधानी बनने वाला है। अयोध्या तो एक मोहब्बत का शहर है और जो वहाँ पर राम जी की भूमि, जन्मभूमि है, तो हर व्यक्ति अयोध्या से मोहब्बत करता है। इसलिए जब अयोध्या पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो सबने उसको स्वीकार किया था और वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। हर भारतीय के मन में बहुत उल्लास है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर शिलान्यास के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र में बदलने के लिए काम में जुटी हुई है। यानी कहा जा सकता है कि आने वाले सालों में अयोध्या का स्वरूप भव्य होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को नई पहचान दिलाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि राज्य सरकार हवाई, ट्रेन और सड़कों के माध्यम से शहर से कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए कदम उठा रही है, जिसके तहत अयोध्या में जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अयोध्या का रेलवे स्टेशन ऐसा भव्य हो जाएगा कि उसमें धर्म नगरी की झलक दिखेगी और अयोध्या पहुंचने से 50 किलोमीटर पहले ही धर्म नगरी का एहसास होने लगेगा। सुहावल से विक्रम जोत तक अयोध्या धाम के लिए एक बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव है। रायबरेली से अयोध्या तक की 4 लेन की सड़क का भी प्लान है। सरयू नदी पर एक आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तैयारी है। यहाँ दशरथ महल, सत्संग भवन के साथ ही यात्री सहायता केंद्र और एक रैन बसेरा का निर्माण कार्य भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगातार अयोध्या में एक खास लगाव रहा है और वो भी शिलान्यास से लेकर अब तक के जिस तरह से अयोध्या में कार्य चल रहे हैं उनकी समय समय पर प्रगति लेते रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो उन्होंने पिछले 14 और 15 जून को अयोध्या में एक अहम बैठक की थी, जिसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण समिति के साथ ही साथ जो ट्रस्ट है उसके पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी। अब अयोध्या बदल रही है। चारों तरफ सिर्फ नया निर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है। सैकड़ों साल पुरानी इमारतों की सूरत बदल रही है। संकरी गलियों के जगह चौड़ी चमचमाती सड़कें बनाई जा रही हैं। राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। इसके लिए सीएम योगी ने अयोध्या के प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए काम शुरू कर दिया है और इस धर्म नगरी को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अयोध्या और पीएम नरेंद्र मोदी का एक खास रिश्ता रहा है। दरअसल 1991 में पीएम मुरली मनोहर जोशी के साथ बतौर एक कारसेवक अयोध्या आए थे और तब उन्होंने कहा था कि वो अगली बार तब अयोध्या आएंगे जब वहां राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। पीएम मोदी का यह सपना 29 साल बाद पूरा हुआ जब उन्होंने खुद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया था। और सच तो यही है कि आज की तारीख में पूरे देश के दिल में बसी भविष्य की अयोध्या को एक आध्यात्मिक शहर बनाने के साथ साथ विश्व स्तरीय शहर बनाने की शुरुआत हो चुकी है।
5 अगस्त 2020 को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच भव्य राम मंदिर की नींव रखी, पूरा देश जश्न में डूब गया था। करोड़ों राम भक्तों के लिए ये किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं था। साधु संतों के लिए ये किसी पावन वेला से कम नहीं थी, क्योंकि 500 सालों के बाद टाट और टेंट में रहने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे थे। राम के धाम में भूमि पूजन की भव्य तैयारियों के बीच कहीं भजन कीर्तन हो रहा था तो कहीं लोग खुशी से झूम रहे थे। राम मंदिर के शिला पूजन के दिन देश और दुनिया राम भक्ति में लीन थी। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 साल बाद अयोध्या के लिए रवाना हुए तो पारंपरिक परिधान में नजर आए। पीएम मोदी ने गोल्डन रंग का कुर्ता और पीतांबरी धोती पहन रखी थी। धार्मिक कार्यों में पीला रंग बेहद शुभ माना जाता है। हाथ जोड़े हुए नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से लखनऊ पहुंचे थे। अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद रखना पीएम मोदी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। दरअसल 29 साल पहले यानी 1991 में नरेंद्र मोदी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो अयोध्या तभी वापस आएंगे जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। उस दौरान एक कार सेवक के तौर पर नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या पहुंचे थे। यही नहीं, 1990 में भी लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक जब रथ यात्रा शुरू की थी तो उस रथ पर भी मोदी सवार थे। उस समय जब ये हम मुलाकात हुई थी तो मैंने मुरली मनोहर जोशी से ही पूछा था कि कौन है, तो उन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के जो है नेता हैं। और इस रूप में मेरा परिचय हुआ था। चूँकि इनके चेहरे मेहरे से हमको बहुत अच्छे लग रहे थे। दाढ़ी की गेटअप थी और बुका भरा हुआ चेहरा था, तो मेरी उत्सुकता हुई कि उनसे बात करने की। मैंने बातचीत की, मैंने उनसे पूछा कि आपने रामलला का दर्शन कर लिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं बहुत अच्छा लगा। तो अकस्मात मेरे मुंह से निकल गया कि ये बताइए आप दोबारा अब कब अयोध्या आएंगे? तो उन्होंने इसी बात का जवाब दिया था कि मैं अब जब भी आऊंगा राम मंदिर बनाने ही आऊंगा। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से पीएम मोदी का काफी पुराना नाता रहा है, लेकिन किसे पता था कि एक कार सेवक प्रधान सेवक के तौर पर जब अयोध्या आएगा तो उसी के हाथों मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी जाएगी। जब पीएम मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया था तो उस वक्त भारत के साथ साथ खुद उनका भी 29 साल का वनवास खत्म हो गया था। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अयोध्या को विश्व स्तर का शहर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या को ऐतिहासिक शहर का रूप देने के काम की शुरुआत की जा चुकी है। अयोध्या को आधुनिक धर्म नगरी बनाने की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी अयोध्या का प्राचीन गौरव एक बार फिर पूरे देश के साथ साथ दुनिया को दिखाई देगा। प्रदेश सरकार के मुताबिक आने वाले वक्त में अयोध्या का सौंदर्यीकरण देखने के बाद विश्व पटल पर अयोध्या का नाम गूंजेगा। मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या के विकास को लेकर जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं वो नियमित तौर पर वो खुद समीक्षा करते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई किसी भी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की कमी है, कहीं पैसे की कमी है या प्लानिंग में कमी है तो उसको तत्काल दूर करके जो लक्ष्य है 2024 तक राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के भव्य निर्माण का, उसमें चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हों, इन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए लगातार योगी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या के सौंदर्यीकरण का सबसे अहम पहलू है राम मंदिर और शिल्पकला से उनके जीवन का वर्णन। दरअसल 1997 में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने मूर्तिकार रंजीत मंडल से संपर्क किया था। उसी के बाद से अयोध्या में लगातार प्रभु श्री राम के जीवन के हर पड़ाव को उकेरे जाने की शुरुआत हुई और अयोध्या में बन रही सैकड़ों मूर्तियां भव्य राम मंदिर के परिसर में लगाई जानी है और इसी को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों मूर्तियां बनाई भी जा चुकी हैं। कितनी मूर्तियां लगभग भगवान राम के जन्म से लेकर और अयोध्या वापसी तक, राज तिलक तक कितनी मूर्तियां अभी और बनानी है? ऐसा है कि हमको जो आदेश दिए हैं माननीय चंपत राय जी, जो उनके आदेश से चल रहा है, तो हमको दिया गया है कम से कम राज्याभिषेक तक मूर्ति बनाना है जो भगवान राम
जो अपना सरजुनी में नदी में अपना प्राण वो दिए थे, विसर्जित हुए थे, तो उतना तक तो हमको बनाना है। लेकिन हमारा जो है अभी वर्तमान में जो वहाँ तक बना है, जो सीताहरण तक जो लगभग तैयारी में है, और बाकी हमको और 40-50 स्क्रिप्ट और कंप्लीट करना है। नवंबर 2020 में न्यूज 18 की टीम ने अयोध्या के सौंदर्यीकरण की तैयारियों का जायजा लिया था। राम मंदिर में लगने वाली इन मूर्तियों को राम जन्मभूमि के 67 एकड़ के परिसर में लगाया जाएगा। कुल 500 मूर्तियां बनाई जानी हैं, जिनमें से सैकड़ों मूर्तियों पर काम पूरा किया जा चुका है। इन मूर्तियों में भगवान राम के बचपन से जुड़ी हर कहानी शामिल है। मूर्तियों के जरिए चारों भाइयों को शिक्षा ग्रहण करते दिखाया गया है। इन मूर्तियों के जरिए ये भी बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम ने ताड़ का वध किया। अब तक जो राम मंदिर निर्माण को लेकर कार्य किया गया है वो किस स्टेज में पहुंचा है और कितना काम पूरा हुआ है, क्योंकि ये लक्ष्य रखा गया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और निर्माण समिति द्वारा कि इसे 2024 के पहले पूरा किया जाए। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ किस तरह से अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें बनाई जा रही हैं, और किस तरह से जो अयोध्या जिस तरह से त्रेता युग में दिखती थी, जो दिव्यता और भव्यता थी, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए अयोध्या और राम से जुड़े जो संदर्भ हैं उनको अयोध्या की दीवारों और उस पर उकेरा जाएगा। किस तरह से अयोध्या की जो सरयू नदी है उसके किनारे सरयू रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाएगा। किस तरह से अयोध्या का जो पंचकोसी मार्ग है, जहां पर हर साल करोड़ों लोग, लाखों लोग वहां पर जाकर परिक्रमा करते हैं, उसके चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटन है, जो क्योंकि भगवान राम की करोड़ों लोगों में आस्था है, जो कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहते हैं, उनके अयोध्या पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का श्री राम के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो भी लगभग पूरा होने की कगार पर पहुंच चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तो पहले से ही शुरू हो चुका है और अयोध्या में पिछले 4 साल से दिवाली पर होने वाले दीपोत्सव की शुरुआत ने इसे वैश्विक पहचान दिला दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पवित्र नगरी में दीपोत्सव और रामलीला जैसे आयोजन साल दर साल भव्य पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर धीरे धीरे निर्माण की ओर बढ़ रहा है, तो अयोध्या शहर का रूप भी बदल रहा है। यानी अब वो आधुनिक अयोध्या बनने जा रही है, जो पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ करोड़ों देशवासियों का हमेशा से सपना रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में भीड़ और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया गया कि वहां आपसी झगड़े में एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और शव को सड़क पर रखकर जैम लगा दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस वहां पहुंची, लेकिन लोगों के पीछे नहीं हटने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। जो भी मिला उसे जमकर पीटा गया। सामने आई तस्वीरों में पुलिस वाले वहां मौजूद लोगों पर लाठियां बरसाते नजर आए। एक आदमी पुलिस से उलझ गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे निशाने पर ले लिया। पुलिस के देवर देख भीड़ तितर बितर हो गई। पुलिस ने भीड़ को इलाका खाली करने की चेतावनी भी दी। इस बीच भीड़ की तरफ से भी पथराव किए जाने की खबर सामने आई। इससे पहले मारी गई महिला के घर वाले और आस पड़ोस के लोग सड़क पर उतरे और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महिला के साथ मारपीट के आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर वो धरने पर बैठ गए। दिल्ली में कोरोना की हालत में सुधार को देखते हुए पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया गया है। सोमवार से दिल्ली में बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में शादी की इजाजत होगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो पाएंगे। इसके साथ ही 50% क्षमता के साथ जिम, योग सेंटर और बार खोले जा सकेंगे। नई गाइडलाइंस में सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, स्विमिंग पूल को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। जम्मू से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में 2 धमाके हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इन धमाकों में किसी को कोई चोट नहीं आई है और ना ही किसी तरह का नुकसान हुआ है। जहां धमाका हुआ है वो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का एरिया है।
फिलहाल ताजा जानकारी है कि इस ब्लास्ट के मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही है। तो बीती रात करीब 1:40 पर 2 छोटे धमाके होते हैं और ये टेक्निकल एयरपोर्ट है, वहां पर वायुसेना का साजो सामान है और उस एरिया में ये धमाके होते हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। समीर, जो ये धमाके हुए हैं इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं उन्होंने कुछ बताया? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ये एयरपोर्ट में रात को धमाके हुए हैं, कहा जा रहा है 2 लो इंटेंसिटी धमाके हुए हैं। इस वक्त पे जम्मू जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके पास ही खड़ा हूं और अभी की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कुछ लेबर जो यहाँ पे बाहर था, कि अंदर बहुत एक लेबर काम करता है, तो एक जो वर्क फोर्स है लेबर का, उसको अभी अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। लेकिन जो फॉरेंसिक टीम्स हैं, जो सेना की टीम है और जो बाकी एजेंसी सुरक्षा एजेंसीज की टीम्स है, वो लगातार इसी एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर अभी भी हैं और ये देखा जा रहा है कि आखिर क्या रीज़न है, क्योंकि आर्मी का जहां तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, अभी सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि एक ही ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट हुआ है, कोई डैमेज नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं है, माइनर डैमेज हुआ प्रॉपर्टी का, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन जो अपुष्ट समाचार हैं उसमें कहा जा रहा है कि 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं इसमें, और 2 ब्लास्ट हुए हैं रात को। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आर्मी उसको अभी कंफर्म नहीं, आर्मी का कहना सिर्फ एक है। लेकिन रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे नरवाल एरिया में आज सुबह ही सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक की पहचान नदीम है और उसके साथ एक ओवरग्राउंड वर्कर है, जिनसे 5 ID बरामद हुए हैं, रिकवर हुए हैं। तो जाहिर तौर पर एक साजिश है ये क्या, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन की बात करूं तो ये बहुत ही सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पे परिंदा भी पार नहीं मार सकता, बहुत ही सिक्योर एरिया है, अंदर सेंसिटिव एरिया है। और उस सूरत में क्या ये टेरर अटैक है, क्या टेरर इंसिडेंट है, या ये गलती से जो अंदर ब्लास्ट हुआ है किसी ह्यूमन एरर की वजह से, इसका अभी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि ऑफिशियली जो एक स्टेटमेंट सेना की तरफ से अभी सिर्फ आया है कि एक ब्लास्ट हुआ है रात को, जिसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। तो पूरा अब देखना पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर जांच चल रही है। पूरा एरिया जो है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो बाकी जम्मू के बाकी एरियाज़ हैं, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो इंस्टॉल जो मंदिर हैं, खासकर रघुनाथ मंदिर है, वैष्णो देवी टेम्पल है, बाकी श्राइन्स है, उनकी भी सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है। बिल्कुल समीर, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है टेक्निकल एयरपोर्ट है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है। एक तरफ आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है, 2 आतंकवादी, और दूसरी तरफ ये टेक्निकल एरिया में ब्लास्ट होता है, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव हो सकता है, साजिश हो सकती है इसके पीछे। जी बिल्कुल, साजिश को आप ये रूल आउट नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने कहा। और आप देख सकते हैं अभी हम सिक्योरिटी जो आपको दिखाना चाहेंगे विजुअल, जो सुरक्षा बल हैं वो बाहर आए हैं। देखिए, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा बल है, आर्मी, पुलिस और सेना के जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं बाहर। जो टेक्निकल एयरपोर्ट जो है उसका बाहर के दृश्य आप देख सकते हैं खुद। यहाँ पे जो सेना है और बाकी फॉरेंसिक टीम्स के जवान हैं वो यहाँ पे बाहर हैं, देख सकते हैं वो किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पूरा एरिया जो है ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। पूरा जो हम ये कहेंगे एक यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये सर्च अब चल रहा है, सुरक्षा बल, और यही नज़ारा हर जगह पे हो रहा है। यहाँ पे जितना भी टेक्निकल एयरपोर्ट है उसको पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं सील कर दिया गया है, और लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे देखने की कि कहीं पे कोई और जगह पे तो नहीं रखा गया है। बिल्कुल समीर, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। बढ़ते हैं आगे। म्यांमार के यांगोन में एक बार फिर लोकतंत्र समर्थक सड़कों पर उतरे और सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां करीब 5 महीने पहले हुए तख्ता पलट के जरिए सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाकर सत्ता हथिया ली थी, जिसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। और इसी कड़ी में सैकड़ों की तादाद में लोग एक बार फिर म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन की सड़कों पर उतर आए। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे इन लोगों ने मार्च निकाला और सैन्य शासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। कई प्रदर्शनकारी हाथों में जलती मशालें लेकर पहुंचे थे, जिन्होंने म्यांमार में लोकतंत्र बहाल करने की मांग की।
ये लोग भीड़भाड़ वाली सड़कों पर काफी दूर तक जुलूस निकालते रहे। बाद में पुलिस के पहुंचने पर प्रदर्शनकारी वहां से हट गए। म्यांमार में इसी साल 1 फरवरी को सेना ने तख्ता पलट कर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन वहां के लोग अपनी आजादी और लोकतंत्र के लिए लगातार लड़ रहे हैं। हालांकि उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इन प्रदर्शनों में अब तक करीब 900 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि लगभग 6500 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूपी के जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी की बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिली है। 17 जिलों में बीजेपी के उम्मीदवारों को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया गया है। इनमें आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, वाराणसी और गोरखपुर जिले भी शामिल हैं। इन जिलों में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं किया। वहीं इटावा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक यादव को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया है। कोरोना की कहर से नक्सलियों में हाहाकार मचा हुआ है। कई कुख्यात बड़े नक्सली कमांडरों की मौत हो चुकी है, तो कई बड़े नक्सली लीडर मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि पहली बार लाल सेना में बिखराव की नौबत आ चुकी है। लाल सेना में हाहाकार। नक्सलियों पर कोरोना का कहर। बारह नक्सली कमांडरों की मौत। 25 से ज्यादा नक्सली कमांडर बीमार। कोरोना वायरस नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा है। हालात ये हैं कि बेखौफ लाल सलाम करने वाले नक्सली अब वायरस से बुरी तरह डरे हुए हैं। कई बड़े कमांडर की मौत और बीमारी ने इन्हें तोड़ कर रख दिया है। 5 राज्यों में फैला हुआ नक्सलियों का नेटवर्क अब पहले की तरह काम नहीं कर रहा है। पिछले काफी लंबे समय से कोई बड़ी रणनीति नहीं बनी है और इसकी वजह है कोरोना वायरस। जंगल में छिपकर रहने वाले नक्सली बुरी तरीके से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कई बड़े लीडर्स की मौत हो चुकी है, तो जो बचे हैं वो बुरी तरीके से कोरोना से बीमार है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना की वजह से नक्सलियों के 12 बड़े कमांडरों की मौत हो चुकी है। 25 से ज्यादा बड़े कमांडर बुरी तरह बीमार हैं और मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मरने वाले कई कमांडरों के पास कई अहम जिम्मेदारियां थीं। कोरोना की वजह से नक्सलियों की सप्लाई चेन टूट चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान महिला विंग का बताया जा रहा है। उनके बड़े काडर हिडमा जो कि बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, सोनू जो कि बटालियन के कंपनी नंबर 2 का कमांडर है, विनोद डीवीसी, राजेश डीवीसी, नंदू जो टेक्निकल टीम का 2IC है, और भी काफ़ी सारे माओवादी जो हैं वो बीमार चल रहे हैं। पिछले 2 महीने में 7 माओवादियों की नक्सलियों ने खुद कोरोना से मौत स्वीकारी है। जितने बड़े कमांडर उतने ज्यादा मूवमेंट, जितनी ज्यादा मूवमेंट उतने ही अधिक लोगों से मुलाकात। कभी गांव वालों के साथ मीटिंग तो कभी दूसरे राज्यों की यात्रा। नक्सलियों का मास्क और दूरी से कोई नाता नहीं होता, जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़े लीडर एक एक करके वायरस की चपेट में फंसते चले गए और संगठन बिखरता गया। कोरोना में मारे गए लाल सलाम के कमांडरों के पास कई अहम जिम्मेदारियां थी। उनमें नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन टीम का चीफ हरिभूषण, स्टेट कमेटी मेंबर और टेलीकम्युनिकेशन प्रमुख सोबराय, सप्लाई चेन प्रमुख मोहन वेट्टी, टेक्निकल टीम के प्रभारी आयतू और महिला विंग की प्रभारी भरत अक्का का नाम शामिल है। और इनके जाने के बाद से नक्सल संगठन कमजोर हुआ है। कोरोना वायरस ने सबसे पहले कुख्यात नक्सली हरिभूषण को अपना शिकार बनाया। हरिभूषण पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना खतरनाक था। हरिभूषण संगठन के पैसों को जमा करके रखता था। हरिभूषण की मौत के बाद अब नक्सलियों को नहीं पता कि उनका पैसा कहां कहां रखा है। हरिभूषण तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी भी था और तेलंगाना एरिया में बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े
तेंदुपत्ता ठेकेदारों से उसके रिश्ते रहे हैं, उसके मरने से नक्सल संगठन को काफी नुकसान होगा। इसके अलावा लाल सेना के ऐसे कई अहम चेहरे हैं जो अब कोरोना का शिकार हो चुके हैं और उनकी मौत के बाद संगठन पूरी तरह से बैकफुट पर है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 30 से अधिक नक्सली कमांडर बीमार हैं और इनकी हालत बहुत ही खराब है। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। अभी भी ग्रामीणों के साथ मीटिंग लेके उनको जो है आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं। जाहिर सी बात है, जंगल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मिलना नामुमकिन है। बेहतर इलाज तो बहुत दूर की बात है। पुलिस नक्सलियों की मदद करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए नक्सलियों को सरेंडर करना होगा और इसके लिए नक्सली कभी तैयार नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी ने 11 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में 11 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त किया। यूपी के गोरखपुर, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा और ललितपुर के जिलाध्यक्ष को बर्खास्त किया गया है। समाजवादी पार्टी ने जिन जिलों के अध्यक्षों को बर्खास्त किया, वहां के ज्यादातर जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के समय 2 पक्षों में झड़प हो गई। बताया गया कि इस बीच वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद मामले को शांत करवाने के लिए पुलिस को दखल देना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये उनका 78वां संबोधन होगा। इस कार्यक्रम में पीएम वैक्सीनेशन पर चर्चा कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ऑक्सीजन ठगी गिरोह का सरगना पकड़ा गया। दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस ने बिहार के नालंदा से ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना छोटू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। छोटू पर ऑक्सीजन के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे पुल के नीचे कंटेनर ट्रक फंस गया, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जैम लग गया। दरअसल सड़क से गुजर रहा ट्रक खंबे से टकराने के बाद फंस गया, जिसे काफी मुश्किल के बाद वहां से हटाया जा सका। एमपी के कटनी में एक पुलिस जवान के देर रात जिला अस्पताल में हंगामा करने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आरोप है कि पुलिस जवान ने अस्पताल के ओपीडी स्टाफ से बहस के बाद हंगामा किया और अस्पताल में मौजूद स्टाफ से मारपीट भी की। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर तत्काल हम लोगों ने उस आरक्षक को सस्पेंड किया है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में कुछ लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के को भीड़ से छुड़ाया और उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने छापा मारकर एक बंद मकान में चल रही नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापेमारी में पुलिस ने नकली शराब की खेप के साथ गिरोह के कई लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फतेहपुर में सड़क हादसे में एक आदमी की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जैम कर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और जैम खुलवाया। और अब बात उत्तर प्रदेश